तक हमने क्या क्या देख लिया, जल्दी से एक बार देखते हैं। हमने क्या क्या देख लिया है अब तक। हम कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के जो है फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले देखा था, हमने चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्यों है। उसके बाद हमने देखा बहुत डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो कौन सी चीज़ें जो इफेक्टिव बनाती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो जस्ट बनाती हैं। फिर उसमें हमने देखा उसके अंडर मोड ऑफ प्रोमलगेशन को देखा, फिर सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, फिर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को देखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हम अब देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, और इसके अंडर फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की साख्त को या कंपोजिशन को, और फिर ये सारे सब टॉपिक्स हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। तो देख लेते हैं कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, है ना। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और मेंबर्स जो इसमें इलेक्ट होकर के आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बन करके, तो वो कैसे इलेक्ट होकर के आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे। अभी और देखेंगे आगे। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे, कहाँ से आए थे, या किन्होंने जो है इनको इलेक्ट किया था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा इनको इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया था, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा, तो ये किस में इस्टेब्लिश था, तो ये ऑलरेडी 1935 का जो ब्रिटिश का एक्ट था उसमें इस्टेब्लिश था। उसमें जो है जिस तरह से आज हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट करके राज्यसभा के मेंबर्स को भेजते हैं, उसी तरह से उस वक्त जो है ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हुआ करती थी, और उन्होंने फिर मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके भेजा था, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं बैकग्राउंड को, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे हम। बैकग्राउंड को देखते हैं, होता क्या है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार होती है जब, तो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है ना, वहाँ पे कौन रूल कर रहा होता है ब्रिटिश में, तो वहाँ पे रूल कर रहा होता है विंस्टन चर्चिल, है ना, वहाँ का पीएम था। और वो किस पार्टी से बिलोंग करता था, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो उस इलेक्शन में विंस्टन चर्चिल या फिर कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना हार जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर लेबर पार्टी सीन में आती है, लेबर पार्टी को जीत हासिल होती है, और जब लेबर पार्टी जीतती है, तो ये लेबर पार्टी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है, फेवर करती है ना। और इससे पहले जो पार्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, वो पार्टी इंडियन फ्रीडम या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस को फेवर नहीं करती थी, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विंस्टन चर्चिल या फिर उसकी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जब हार जाती है, तो उसके बाद लेबर पार्टी जीतती है, और लेबर पार्टी इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है, और उसी के नतीजे में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया भेजा जाता है, ओके। अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना एक स्टेटमेंट था। कैसा स्टेटमेंट था, तो इसमें कुछ प्रोपोजल्स थे। प्रोपोजल्स कैसे थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है वो कैसा होगा, इससे रिलेटेड या इसके रिगार्डिंग इसमें क्या थे, प्रोपोजल्स थे, है ना। अभी प्रोपोजल्स देखेंगे कौन कौन से प्रोपोजल्स थे। तो इसमें कुछ मेंबर्स भी आए थे कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, को कौन कौन से मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 मेंबर्स आए थे किसके साथ, कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, ओके। क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे, किसके द्वारा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, है ना। और फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी, अभी आगे और डिटेल में देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले वहाँ पे रूल कर रही थी कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। कंजर्वेटिव पार्टी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हार जाती है, और लेबर पार्टी सीन में आती है। और लेबर पार्टी इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है, और इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया भेजा जाता है कि जाओ उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त दे दो। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान में क्या होता है, इसमें प्रोपोजल्स होते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर ऑफ इंडिया। अब इसमें कुछ मेंबर्स आते हैं साथ में, तो कौन कौन से हैं, वो पैथिक लॉरेंस है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, और एवी अलेक्जेंडर हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोपोजल्स थे किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में।
फिर देखेंगे इंडिया का सिनारियो क्या था उस वक्त, है ना। तो चलो पहले देख लेते हैं इंडिया का सिनारियो क्या था। अब इंडियन सिनारियो की बात करें उस वक्त, है ना, इस वक्त इस टाइम पे मतलब 1946 में, तो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस वक्त। अब ये अराउंड मैंने लिखा है 565, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, अराउंड लिखा है इसलिए। तो ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इनमें क्या होता था, इनमें जो है ना राजा रजवाड़े जो है वो रूल कर रहे होते थे, है ना, बट जो एक्चुअल पावर को एक्सरसाइज करता था वो कौन करता था, ब्रिटिश करता था। और ये जो थे ना, ये तलवा चाटू थे, ये क्या करते थे, ये उनको टैक्स भी दिया करते थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर डायरेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो दो तरह के स्टेट्स देखने को मिलते हैं उस वक्त, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं तो ये टैक्स भी पे किया करते थे ब्रिटिश को। अब होता क्या देखो, अब रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर के आना था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर के आना था, तो कहाँ से आना था, प्रोविंसेस से भी आना था, प्रिंसली स्टेट्स से भी आना था, ठीक है। कैसे आना था इनको, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा था, किसने, उस वक्त जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी उन्होंने इनको इलेक्ट करके भेजा था रिप्रेजेंटेटिव बना करके, ठीक। तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने आए थे, 389। याद रखना ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, यानी कि अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, अभी इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए हैं, ये उस वक्त की बात है ना। तो अभी कितने टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 389। अब देखो अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग स्टेट्स, अलग चीफ कमिश्नर से आए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। तो 292 जो आए थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स से आए थे, और 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान वगैरह उस वक्त हुआ करते थे, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, तो यहाँ से आए थे, है ना। ये थे टोटल मेंबर्स 389, 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 93 प्रिंसली स्टेट्स से, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। अब देखो 9 दिसंबर को क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इस वक्त वहाँ जो उन मेंबर्स में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आदमी थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको टेम्परेरीली क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। 11 दिसंबर को फिर दूसरी मीटिंग होती है, और इस दूसरी मीटिंग में क्या किया जाता है, बाकायदा इलेक्शंस के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इनको, ठीक है। और फिर डॉक्टर बी एन राव है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बना दिया जाता है। फिर कमिटीज़ बनती है, और उन कमिटीज़ में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स होते हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर जो हैं इनको चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोजल्स दिए। चलो अब प्रपोजल्स देखते हैं कि क्या क्या प्रपोजल उन्होंने दिया था, है ना। तो ये इंडिया का सिनारियो था उस वक्त के, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और प्रोविंसेस हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स में राजे रजवाड़े रूल कर रहे थे, है ना, और जो प्रोविंसेस हुआ करते थे तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर थे। अब प्रपोजल्स की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू क्या क्या प्रपोजल्स दिए गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि सीट्स जो है ना वो अलॉट की जाएंगी पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट होगी। 10 लाख पॉपुलेशन यानी कि अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो 10 सीट्स मिलेंगी। और हर प्रोविंस में क्या किया गया था, सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मुस्लिम, सिख्स, जनरल्स हिंदू कह लो, है ना, तो इनके बीच में सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अब जैसी जिनकी पॉपुलेशन होगी तो उसी हिसाब से उनकी सीट भी होगी, ठीक। मेनली 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट, 1 करोड़ पे 10 सीट, ठीक है, और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था मुस्लिम, सिख्स और जनरल्स के बीच। अब मेंबर्स जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, है ना, वो कैसे आना था, तो देखो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके इनको आना था, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आना था इनको। इलेक्ट कौन करेगा, तो जो उस वक्त प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी उन्होंने इलेक्ट करके भेजा था इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको और समझेंगे, इसको हम दूसरे चैप्टर में समझेंगे, इलेक्शन की जहाँ बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो है ना वर टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। अब जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे तो इनको कंसल्टेशन के थ्रू आना था ना, कंसल्टेशन करके इनको आना था कि कौन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव बन करके। तो ये प्रपोजल्स दिए गए थे कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ से। ओके, अब होता क्या है, हाँ, तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन गई 7 मेंबर्स के, डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब को चेयरमैन बना दिया गया।
कंपोजिशन की बात करें तो वही हमने बात कर ली। अनडिवाइडेड इंडिया से 389 मेंबर्स थे, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान नहीं बने, अलग नहीं हुए थे, है ना। पार्टीशन के बाद अब कुछ टेरिटरीज ऐसे थे जहाँ से कुछ मेंबर्स थे, तो कुछ टेरिटरीज जो पाकिस्तान के अंडर फॉल कर गए, तो वहाँ के लोग या वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव से मेंबर्स थे वो फिर सीज कर गए, यानी कि अब वो मेंबर नहीं रहे। तो अब मेंबर्स घट जाएंगे ना, इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब कितने हुए, अब 292 मेंबर्स बचे, है ना, 299 मेंबर्स बचे। फिर क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया, कब, 26 नवंबर को 1949 को, है ना। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया था तो उस वक्त 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। बट इसको एनेक्ट कब किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, तो याद करो 1930 में मोतीलाल नेहरू, एक नेहरू रिपोर्ट आया था, फिर उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है 26 जनवरी को जो है अपनी ग़ुलामी से आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, फिर चाहे हमें आज़ादी कब मिले, है ना, आज़ादी हमें जब भी मिले, बट हम ये ऐलान करते हैं कि हम जो है इस डेट को, यानी 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने इस बात की रियायत की और इस बात को जहन में रखते हुए इन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसी दिन को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने रुक करके 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। ओके, तो ये रही कहानी हमारी कई की कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कि कैसे बने, क्या कंपोजिशन रही उसकी, है ना। अनडिवाइडेड इंडिया से कितने मेंबर्स थे, डिवाइडेड इंडिया से कितने मेंबर्स थे, कैसे कैसे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बाकी बातें फिर हम दूसरे पार्ट्स में करेंगे, दूसरी वीडियोज़ में।